संदीप चौधरी जी, राहुल गांधी लड़ रहे हैं घोरतम अंधियार से, लड़ रहे हैं भाजपा के धन्ना सेठों के परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि राहुल गांधी लड़ता रहे। सदन से सड़क तक मुखरता से, दृढ़ता से वो इन भीषणतम भ्रष्टाचार करके जो भाजपा की सत्ता की सरपरस्ती में भागे हुए लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने जैसे शुरू में कहा कि इसके दो पक्ष हैं, एक संवैधानिक एक राजनीतिक, तो 10 सेकंड में मैं इसके संवैधानिक पक्ष पर प्रकाश डाल देता हूं। प्रारंभ वहां से हुआ कि 16 अप्रैल 2019 को एक व्यक्ति ने डिफेमेशन का केस लगाया सूरत की अदालत में। 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी प्रत्यक्ष मौजूद होकर वहां पर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं। फिर मार्च 2022 में वही याचिकाकर्ता जज न्यायाधीश से कहता है, दवे साहब से, कि फिर से राहुल गांधी को बुलाइए और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। न्यायाधीश महोदय इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। वो सज्जन 7 मार्च को उच्च न्यायालय जाता है, खुद ही याचिकाकर्ता, और स्टे करा लेता है पिटीशन को, प्रोसीडिंग्स को जो ट्रायल कोर्ट की है। 11 महीने तक स्टे होता है। 7 फरवरी 2022 को राहुल गांधी जी अपना वक्तव्य देते हैं सदन में, और ये सज्जन 23 को, और ये सज्जन आनंद फानंद में हाई कोर्ट पहुंचते हैं और 16 फरवरी 2023 को न्यायालय से कहते हैं कि नए एविडेंस आ गए ट्रायल कोर्ट में। हायर कोर्ट को कहते हैं कि आप स्टे वेकेट कर दीजिए, जबकि यह रिकॉर्ड पर है कि एक भी शब्द नया एविडेंस उस ट्रायल कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया गया। उस दौरान वो प्रतीक्षा करता है कि दवे साहब का ट्रांसफर हो जाए, वो दवे साहब का ट्रांसफर हो जाता है। 27 फरवरी 2023 को स्पीड अप करता है ट्रायल नया जज आकर के, और 23 मार्च को यह फैसला सुना देता है। जबकि हमारे वकीलों ने यह आर्गुमेंट रखा कि अनिवार्यता इस बात की है, कानूनी बाध्यता है न्यायाधीश महोदय आपके सम्मुख, कि जबकि आपकी न्यायालय का जुरिडिक्शन अगर नहीं है, अगर यह अपराध जो कारित हुआ है वो आपके न्यायालय के जुरिडिक्शन के बाहर हुआ है, तो यह अनिवार्य है। क्या कहता है सीआरपीसी की धारा 202(1) के तहत, यदि कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने से पहले या तो खुद मामले की जांच करे या पुलिस से इंक्वायरी कराए। ये नहीं किया गया है आपके द्वारा। अब आपने कहा कि सदस्यता समाप्त कर दी, क्यों आनंद फानंद में समाप्त? तो अभय दुबे एक चीज बताइए, स्टूडियो में बैठकर एक टीवी चैनल पर बैठकर, एक मिनट अभय भाई, आप ये सारी कानूनी दलीलें दे रहे हैं। आपके पास तो धुरंधर वकीलों की एक फौज है। अभिषेक मनु सिंघवी हैं, चिदम्बरम साहब खुद हैं, विवेक तनखा हैं, केटीएस तुलसी हैं। ये बातें अदालत में कहते ना, अदालत ने सजा सुनाई है ना, उसमें प्रावधान है अ मैक्सिमम ऑफ अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वो सजा सुनाई गई है। आप एक कानूनी कार्रवाई को सियासी रंग दे रहे हैं कि जी हम तो सच्चाई बोल रहे थे देश के सामने। ये तो 2019 में बोला गया था। संदीप चौधरी जी, मैंने तो देश की जनता की अदालत में सत्य रखे हैं। मैंने सवाल यह खड़ा किया है कि पहले तो इस प्रक्रिया को देख ले जनता देश की, उसके बाद जो इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का सचिवालय ने नोटिस जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया, उसका सच भी जान लीजिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 103 ये कहता है सदस्यों की निरर्हता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्न उठता है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति को निर्देशित करेगा और वो कंसल्टेशन करेगा इलेक्शन कमीशन से। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा? कतई नहीं भेजा। भारत के संविधान सर्वोपरि है। ये हर हाल में राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनना चाहते हैं, इसलिए छीनना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने आरोप गंभीर लगाए इन पर। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो इलारा कंपनी है जिस पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है, अडानी के साथ, अडानी जो मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं उसके साथ साझेदारी है, और ये ऑफशोर शेल कंपनी है। जो संजय सिंह जी ने भी ये प्रश्न खड़ा किया था कि चीनी नागरिक, एक चीनी आदमी जो भारत सरकार की संस्थाओं के रडार पर है, उसके साथ मिलकर स्टॉक मैनिपुलेशन किया जा रहा है। यह आरोप प्रामाणिक रूप से राहुल गांधी ने लगाया कि 6 एयरपोर्ट
इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का एक्ट 2008 का वायलेशन करके उनको दिए गए। एमईए ये कहता रहा कि 2 से ज्यादा एयरपोर्ट एक आदमी को मत दीजिए क्योंकि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये कानून के दायरे से बाहर है। नीति आयोग कहता रहा, लेकिन उन कानून को ताक में रखकर 6 एयरपोर्ट दिए। इंडोनेशिया से जो कोल इंपोर्ट हुआ उस पर राहुल गांधी नहीं, मैं इसी ये जो आरोपों DRI ने आप कानूनी कर, एक मिनट अबे भाई, कानूनी कार्रवाई को सियासत से जो जोड़ रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जी ये मोदी सरकार करवा रही है? मतलब सरकार, मोदी सरकार अदालतों में दखल दे रही है, उनकी कार्रवाई में, उनकी प्रक्रिया में, उन पर दबाव बना रही है, और यही दबाव लोकसभा के स्पीकर पर भी बनाया जा रहा है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उस पद पर आसीन होते हैं। यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। टेलीविजन की डिबेट में ये बातें बहुत अच्छी लगती है। संविधान को ताक पर रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सारी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला गंभीरता से किया जा रहा है। एक भी प्रतिपक्षी दल को यह बचने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि संसाधनों की लूट जारी है। क्या सवाल किया था राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में कि क्यों मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, मिशेल मोदी, अमी मोदी, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, अरे विजय माल्या का तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जो सबके घर ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। उस सीबीआई ने रिवोक किया नोटिस अपना चस्पा करके कि नहीं साहब गलती से जारी कर दिया था, पुण्य आत्मा ये। वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से फरार हो गया। ये प्रतीक्षा करते रहे। पर अदालत में ये मानहानि का मामला था, अदालती कार्रवाई हुई, उसका संज्ञान लोकसभा सचिवालय और लोकसभा स्पीकर ने लिया, तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है ना। मैंने तो प्रामाणिक रूप से आपको कहा कि कितनी जल्दी है, ये चुनाव भी जल्दी कराना चाहेंगे। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना चाहिए, वहां तो भेजा ही नहीं इन्होंने ऐसा कोई। और ये सर्वोच्च अदालत के किसी आदेश की बात करते हैं तो भारत के संविधान से कोई अदालत ऊपर नहीं हो सकती, कोई सरकार ऊपर नहीं हो सकती। उस प्रक्रिया का तो पालन हर हाल में करना था। इनको सिर्फ पीड़ा और वेदना इसलिए है कि मुखरता से समूचा प्रतिपक्ष भारत के संसाधनों की लूट पर सवाल खड़ा करता है। अरे कैसे किसी मोदी, जो नीरव मोदी है, ललित मोदी है, तो अडानी मामले से ध्यान हटाने,